Hello everyone, welcome to SSC Insight. My name is Neetu and here we are discussing GK/GS series of more than 1000 questions which will be helpful for coming MTS exam, RRB NTPC exam, and apart from that it is also helpful for SSC GD exam, SSC selection post phase 10 exam and any one day exam in which syllabus of GK/GS is mentioned. We have already covered history, ancient history, medieval history and modern history, and we have covered static GK part. Then we have covered geography, in which we have done Indian geography as well as world geography. Now we are doing polity and this is the second part of polity. Those who didn't see the lecture can check the playlist whose link is given in the description. These questions are taken from 4000 Smart Question Bank from textbook, and the link has given in the description box from where you can purchase this book. In this book, time to answer has given, smart answer key has given, different level of question has given like level 1, level 2, level 3, so that you can check where you rely on. Okay, so without much ado, let's start the class. Keep your notebook and pen with you so that you can note down the important information. आज का जो ये क्वेश्चन का सीरीज है पॉलिटी पार्ट 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें लिया है. इंपॉर्टेंट जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड हो सकता है, अगर पॉलिटी में क्वेश्चन आएगा तो इस लेक्चर पार्ट 2 और पार्ट 3 ये जो दो पार्ट है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एग्जाम में ऑलमोस्ट आने के चांसेस बनते हैं. ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं. नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन डैश ऑफ एवरी ईयर. नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 जनवरी, ऑप्शन बी 13 जनवरी, ऑप्शन डी 12 जनवरी या ऑप्शन डी 7 जनवरी. नेशनल वोटर्स डे बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग. सबको पता होना चाहिए कि वोटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वहाँ पे वोटिंग का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. सो 2011 से 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेशन स्टार्ट किया गया था और ये 25 जनवरी को मनाया जाता है. ओके, अब अगर मैं 13 जनवरी की बात करूं तो 13 जनवरी को लोहड़ी फेस्टिवल होता है जो कि पंजाब और हरियाणा में सेलिब्रेट किया जाता है. 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है और ये स्वामी विवेकानंद के बर्थडे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है नेशनल यूथ डे. ओके, सो हमारा आंसर है ऑप्शन ए 25 जनवरी. Now the next is in which year did Afghanistan join SAARC? SAARC क्या है? South Asian Association for Regional Cooperation. ये जो है स्टेब्लिश हुआ था 1985 में. बांग्लादेश के में ढाका में इसको साइन किया गया था और वहीं पे फर्स्ट समिट हुआ था 1985 में. इसका हेडक्वार्टर जो है वो है आपका काठमांडू नेपाल में. कहाँ पे है? काठमांडू नेपाल में है. और 2007 में 8th मेंबर के रूप में अफगानिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था. 2007 में एज एन 8th मेंबर अफगानिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था एज एन 8th मेंबर. ठीक है, अभी तक इसके टोटल 8th मेंबर है इंक्लूडिंग इंडिया, जो भी नेबरिंग कंट्रीज है आपका नाम बोल सकते हैं, पाकिस्तान, देन नेपाल, देन भूटान, देन बांग्लादेश, देन आपका आता है मालदीव्स. कितने हो गए आपकी कंट्री? 1 2 3 4 5 6. इसके अलावा है श्रीलंका. ठीक है, और कौन सा है? इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, मालदीव्स हो गया, श्रीलंका. 7 हो गया ना. अब 8th जो है अफगानिस्तान, जो कि 2007 में ज्वाइन किया था. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज नाबार्ड वाज सेट अप. इन विच ईयर नाबार्ड वाज सेट अप? नाबार्ड जो है वो क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. मैं अगर इसको लिखूंगी तो पूरा स्क्रीन फुल हो जाने वाला है, तो आप सुन लीजिए. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है और ये सेटअप हुआ था 1982 में. कब सेटअप हुआ था? 1982 में. तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा. ठीक है, इसका पर्पस है रूरल एरिया में ध्यान देना, रूरल एरिया का डेवलपमेंट, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया और बाकी रूरल डेवलपमेंट जो है उसके बारे में वर्क करना नाबार्ड का काम है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय. चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? ये स्टेट के बारे में पूछा जा रहा है.
अब देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए चीफ मिनिस्टर, या फिर ऑप्शन बी गवर्नर, या ऑप्शन सी पीएम, और ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। चूंकि यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है तो स्टेट का CIC जो है वो अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अब ये जो CIC है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इसका जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है, या फिर 65 ईयर उसकी एज। दोनों में से जो हो जाए पहले वो ही उसका टेन्योर कहलाता है। इसका चेयरपर्सन जो होगा वो CM होगा। सो हमें यहाँ पे पूछा गया था कि किसने अपॉइंट किया हुआ है, तो हमारा आंसर होगा गवर्नर। ओके, दैट इज ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? CJI यानी सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसको अपॉइंट कौन करता है? ऑप्शन ए PM ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या फिर ऑप्शन डी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो खुद प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट। और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेड माना जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है, फर्स्ट सिटीजन। और क्या बोला जाता है? सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर का होता है और इसका इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है। ठीक है, अब ये जो CJI है, प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं CJI को, और उसको ओथ भी यानी शपथ ग्रहण भी CJI ही करवाता है। ओके, चीफ डिफेंस मिनिस्टर कौन है? अभी डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, और होम मिनिस्टर अभी कौन है? अमित शाह। ओके, सो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको एक बार रिमाइंड कर दूं, हम डेली स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल, ऐप, वेबसाइट एंड फेसबुक पेज पर। कोई भी एक सोर्स को यूज करके आप वो डेली स्टडी मटेरियल्स डाउनलोड कर सकते हैं एंड वो डेली बेसिस पे सॉल्व करिए। जैसे कि अगर आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा जो वेबसाइट है bookpicker.in, लेट्स पिक द राइट वन, ये हमारा वेबसाइट है। तो ये वेबसाइट के ये राइट कॉर्नर पे देखिए स्टडी मटेरियल्स है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मई जून का स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा। ओके, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको हिंदी वर्जन एंड इंग्लिश वर्जन बोथ के लिए ऐसे अलग अलग से मिल जाएगा। मैं आपको दोनों ही दिखाती हूँ। देखिए, ये इंग्लिश वर्जन है। यहाँ पे हम लोग 7 टॉपिक के ऊपर PDF प्रोवाइड करते हैं, हम एक बुकलेट में ये प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो देखिए, ये पहले आपका जनरल अवेयरनेस, उसके बाद जनरल स्टडीज, डेली क्वांट, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, ये 1 लाइनर करंट अफेयर्स, स्टैटिक GK 1 लाइनर एंड डेली वोकैब। ओके, तो ऐसे आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्जन में ही मिल जाएगा। और मैं ये नहीं दिखा रही हूँ, ये जो भी लिंक्स है हमारा ऐप का, हमारे वेबसाइट का, फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल का, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए एंड वहाँ पे ये जो भी क्वांट एंड रीजनिंग से जुड़े जो भी सवाल है वो डिस्कस करिए अदर एस्पिरेंट के साथ। ओके, एंड अदर जो भी है, जैसे कि ये करंट अफेयर्स है, जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस है, स्टैटिक GK, ये तो पढ़ने की चीज़ है, तो ये तो आपको पढ़ना है वैसे भी, तो ये डेली बेसिस पे कंटिन्यू करते रहिए। एंड आई एम श्योर कि अगर आप डेली बेसिस पे हमारा ये डेली स्टडी मटेरियल्स करते हैं, पढ़ाई करते हैं अच्छे से, तो आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस नजर आएगा विद इन सम डेज। ओके, तो ये डेली स्टडी मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। कोई भी एक रिसोर्स आप यूज़ कर सकते हो एंड आई सजेस्ट कि आप ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे कि वो भी ये स्टडी मटेरियल्स का लाभ उठा सके। ओके, तो चलिए हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें चलते हैं। Now the next is who is non-member who can participate in the debate of लोक सभा। अगर लोक सभा में कोई डिबेट चल रहा है, ठीक है, तो उस डिबेट में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है जो कि नॉन मेंबर हो लोकसभा का। लोकसभा में जितने मेंबर है वो तो पार्टिसिपेट करेंगे ही, लेकिन कौन सा नॉन मेंबर है जो कि डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकता है। देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया,
या फिर नन ऑफ दीज। एक्चुअली क्या है, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AGI बोलते हैं, वो चीफ लीगल एडवाइजर होता है। क्या होता है? चीफ लीगल एडवाइजर होता है, और ये पार्टिसिपेट कर सकता है लोकसभा में, बट इसको वोटिंग करने के राइट्स नहीं होते। पार्टिसिपेट तो कर सकता है बट वोट नहीं कर सकता है, ठीक है। और ये ऑफिस होल्ड करता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। AGI को कौन अपॉइंट करता है? इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट कर रहे होते हैं, ठीक है। मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लें कि AGI है, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ओके, सो हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है? AGI हमारा आंसर होगा, भारत के महान्यायवादी, चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ इंडिया। Okay, now the next is who holds the highest rank of presidents in India? भारत में वरीयता का सर्वोच्च पद कौन धारण करता है? सर्वोच्च पद किसका होगा? आप खुद सोचिए। सबसे पहले सर्वोच्च पद जो होता है वो होता है प्रेसिडेंट का, जिसको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले होता है प्रेसिडेंट, देन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, VP, वाइस प्रेसिडेंट, और उसके बाद हायरार्की में नंबर आता है PM का, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हाईएस्ट रैंक ऑफ प्रेसिडेंट्स पूछा गया है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज प्रेसिडेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एडेड पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज सिस्टम जो है वो कौन से अमेंडमेंट में एड ऑन किया गया था? देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 61st अमेंडमेंट एक्ट। ये जो 61st अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें वोटिंग एज को रिड्यूस करके 18 कर दिया गया था, यानी 21st ईयर पहले था, 21 ईयर उसको 18 साल, 21 साल से 18 साल कर दिया गया, 18 ईयर कर दिया गया था वोटिंग राइट्स को, ठीक है। 86 अमेंडमेंट जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, जो कि 86 अमेंडमेंट एक्ट है 2002 का। 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसी में पंचायती राज सिस्टम को ऐड ऑन किया गया था। ये जो पंचायती राज सिस्टम आप देख रहे हैं, ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट में ऐड ऑन किया गया था एज अ फंडामेंटल राइट। नाउ 71st अमेंडमेंट एक्ट जो है, उसमें 8th शेड्यूल, जो हमारी 12 शेड्यूल होती है, उसमें 8वें शेड्यूल में कुछ लैंग्वेजेस ऐड किए गए थे, जैसे कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली लैंग्वेज। ओके, तो हमारा आंसर हो जाने वाला है 73वां संशोधन नियम, यानी 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ओके, ये है आपका आंसर, ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है? पार्लियामेंट में 3 लोग होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होगा प्रेसिडेंट, सबसे पहले, देन आपका आएगा लोकसभा, उसके बाद कौन सा है? राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा को मैं स्मॉल में बोल रही हूँ, लेकिन इसको हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, ठीक है। एंड देन है आपका राज्यसभा, राज्यसभा में यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सो हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है राज्यसभा के लिए? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। सो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ द स्टेट, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 72 से आर्टिकल 122 में पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 72 से 122 में आर्टिकल पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है, पावर है, उसके बारे में बात की गई है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कम्स अंडर आर्टिकल 214 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल्स जो है ना, सारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स, जो कि 12 से लेकर 35, उसके सारे आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे 352, 356, 360, ये सब चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे भी देखिए आर्टिकल्स पूछा गया है, तो कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अभी क्या पूछा गया है, 214 आर्टिकल में क्या आता है? देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ, ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, ये आता है आर्टिकल 233 के अंदर। कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? 233। नेक्स्ट इज पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू सर्टेन रिट्स, रिट्स जारी करना। ऐसे तो रिट्स सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है और हाई कोर्ट भी जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 होता है, और हाई कोर्ट जो इशू करता है वो आर्टिकल 226 के अंदर आता है, ठीक है। अब है हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स। हाई कोर्ट फॉर स्टेट, हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट हो, यह आर्टिकल 214 के अंदर आता है, ठीक है। और कंट्रोल ओवर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये आर्टिकल 235 के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? 235। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट फॉर स्टेट, आर्टिकल 214 है,
ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न्ड विद प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए कौन सा आर्टिकल है। देखिए इसमें जो आर्टिकल है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए जैसे कि मैं बात करती हूँ अगर आर्टिकल 18 की, ठीक है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। ये है आपका अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि स्टेट कोई टाइटल नहीं देगा और कोई भी सिटीजन अपने लिए टाइटल नहीं लेगा, ठीक है। ये है टाइटल वाला सीन, ठीक है, टाइटल्स, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 32 क्या है, ये है राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। ये है आर्टिकल 32, ठीक है। अब पूछा गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, तो ये है आर्टिकल 29 के अंदर, यानी पार्ट 3। वैसे ये तीनों ही पार्ट 3 में आते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं ऑप्शन बी, सी, डी, ये तीनों ही पार्ट 3 में आते हैं और आर्टिकल 29 जो है वो बेसिकली है माइनॉरिटीज के लिए, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट इज इन पॉकेट वीटो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कीप अ बिल फॉर व्हाट ड्यूरेशन। प्रेसिडेंट के पास पावर होता है वीटो पावर, क्या हो, कौन सा पावर होता है, वीटो पावर होता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। और ये वीटो पावर भी 3 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है एब्सोल्यूट वीटो, एक होता है सस्पेंशन वीटो और एक होता है पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो, एक है आपका सस्पेंशन वीटो, ठीक है, एंड देन है आपका पॉकेट वीटो। यहाँ पे पूछा गया है पॉकेट वीटो का, तो पॉकेट वीटो में प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो उस बिल पे एक्ट करे ही नहीं, यानी कि वो इनडिफाइंड पीरियड के लिए अपने पास रख सकता है। एब्सोल्यूट वीटो पावर में उसमें क्या होता है कि वो बिल का एसेंट को विदहोल्ड करके रख सकता है। सस्पेंशन में वो पावर को, बिल को रिटर्न करने का अथॉरिटी रखता है, ठीक है। सो यहाँ पे पूछा गया है पॉकेट वीटो में कितना पीरियड के लिए रख सकता है, तो कोई पीरियड स्पेसिफाई नहीं है, यानी अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित अवधि के लिए वो रख सकता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज हु इज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। ये जो फाइनेंस कमीशन है ये आता है आर्टिकल 280 के अंदर। कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, 280 के अंदर आता है, ठीक है। अब इसमें 15th फाइनेंस कमीशन की बात करी गई है, तो वो है एनके सिंह। एनके सिंह जो है, यानी हमारा ऑप्शन ए आंसर होगा। एनके सिंह जो हैं वो 15th फाइनेंस कमीशन के हैं, ठीक है। वाई रेड्डी जो हैं वो 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। विजय एल केलकर जो हैं वो 13th फाइनेंस कमीशन के हैं और सी रंगराजन जो है वो 12th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं, ठीक है। सो अभी हमारा आंसर ऑप्शन ए एनके सिंह होगा। नेक्स्ट इज हु इज द चेयरमैन, ये तो हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स अबाउट द सब्जेक्ट एंड द रिस्पेक्टिव लिस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्टली मैच। यहाँ पे बताना है कि संविधान के तहत विषय और संबंधित सूची के विषय में कौन सा सही है। देखिए एक होती है लिस्ट की बात करें तो एक आती है आपकी स्टेट लिस्ट, एक होती है यूनियन लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। यहाँ देखिए ये है यूनियन लिस्ट, देन है आपकी स्टेट लिस्ट और उसके बाद दोनों की कंबाइन होती है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। स्टेट लिस्ट, ये जो यूनियन लिस्ट है इसमें आता है आपका बैंकिंग हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ठीक है। ये देखिए यूनियन लिस्ट में एक आपका बैंकिंग हो गया और एक आपका स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ठीक है। स्टेट लिस्ट की बात करें तो इसमें टैक्सेशन आ जाएगा और पुलिस आ जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं टैक्सेशन वो आपकी स्टेट लिस्ट की है। कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो कॉन्करेंट लिस्ट में ही आती है आपकी बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, ठीक है। सो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, यानी कि दिवाला और शोधन अक्षमता संवर्ती सूची में आती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर द फर्स्ट राज्यसभा इलेक्शन वाज हेल्ड। पहला राज्यसभा इलेक्शन कब हुआ था, ये हुआ था 13 मई 1952 में, 1952 में, ठीक है। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे राज्यसभा के, ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। टोटल राज्यसभा सीट कितनी होती है, 250 सीट होती है, जिसमें कि 245 फील्ड है और इस 245 में भी 233 डायरेक्ट इलेक्शन में होते, इलेक्शन से आते हैं और 12 जो होते हैं वो मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं और बाकी रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। राज्यसभा का कोई भी टेन्योर नहीं होता है क्योंकि इसको भंग नहीं किया जा सकता है। इसमें हर एक जो मेंबर होते हैं उनका टेन्योर जो होता है वो 6 ईयर का होता है। जैसे 6 ईयर होते हैं उन सारे मेंबर्स को 1/3 मेंबर्स को हटा दिया जाता है और न्यू मेंबर्स को अपॉइंट कर दिया जाता है, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है, ऑप्शन बी, दैट इज 1952, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया था 1950 में,
ठीक है, 1950 यानी 15 मार्च 1950 में इसको सेटअप किया गया था। और इसका रिप्लेसमेंट है प्लानिंग कमीशन का नीति आयोग, जिसको हम थिंक टैंक के नाम से जाने जाता है। ठीक है, जब ये सेटअप किया गया था प्लानिंग कमीशन, तो उसको चेयर किया गया था, यानी चेयरमैन थे उसके पीएम जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये इसके चेयरपर्सन थे। और प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल आप बोल सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल विल बी मोर एप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, ये फॉर्मुलेट करता है और ड्राफ्ट करता है 5 साल के प्लान का। ओके, सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दैट इज 1950। ओके, now the next is who among the following is not a member state of SAARC? SAARC के कितने मेंबर है? 8 मेंबर है। अब तो आपको भी याद हो गया होगा, चलिए मेरे साथ बोलिए। इंडिया, देन पाकिस्तान, देन बांग्लादेश, देन नेपाल, देन भूटान, उसके बाद फिर क्या है बताइए? इसके बाद है मालदीव्स, उसके बाद क्या है? अफगानिस्तान। ये सारे मेंबर्स आपके उसी के हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारे मेंबर है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो ये सारे चीजें आपके मेंबर्स में आ जाते हैं। सो आपका आंसर इसमें क्या दिख रहा है आपको? कि म्यांमार इसका मेंबर नहीं है। कौन मेंबर नहीं है इसका? म्यांमार मेंबर नहीं है। और अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें श्रीलंका भी इसका मेंबर है। 8वां मेंबर जो है वो श्रीलंका हो जाएगा। सो म्यांमार मेंबर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी आंसर है। नाउ द नेक्स्ट इज इन विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स गोवा वाज मेड अ फुल फ्लेज स्टेट? गोवा को फुल फ्लेज स्टेट कब बनाया गया था? आइए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में गोवा को फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया था। ठीक है, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में सिक्किम जो है वो एक फुल फ्लेज स्टेट बन गया था इंडिया का। सिक्किम खुद से इंडिया के साथ जुड़ गया था। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में वोटिंग का एज रिड्यूस करके 18 कर दिया गया था, यानी 21 थी उसके पहले और उसके एज को रिड्यूस करके 18 कर दिया गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 61st भी इंपॉर्टेंट है और 56 के बारे में तो पूछ ही रहा है। ठीक है, सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए, 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नाउ द नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? आपको बताना है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अब देखिए, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसको बोलते हैं? जो कि गवर्नमेंट ने फॉर्म नहीं किया है, या तो गवर्नमेंट ने फॉर्म नहीं किया है, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना संविधान है, उसमें वो चीज मेंशन नहीं है। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है तो वो नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। ठीक है, अब अगर मैं ऑप्शन देखते हैं, फाइनेंस कमीशन, इसका आर्टिकल है 280, यानी ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो ये आर्टिकल 324 में आता है। ठीक है, यूपीएससी की बात करें तो इसमें आर्टिकल 315 से 323 में यूपीएससी की बात की गई है। लेकिन एनएचआरसी जो है वो नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसके अलावा जो है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसके बाद प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, ये सारे जो हैं ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। ओके, next is the iHelp initiative to promote digital electoral literacy has been launched in which of the following state? iHelp initiative जो है वो कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो देखते हैं, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी आसाम या फिर छत्तीसगढ़। iHelp इनिशिएटिव जो है वो आसाम में लॉन्च किया गया था और ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मुकेश चंद्र साहू इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, सो आंसर इज सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश? जितने भी हमारी नेबरिंग कंट्री है उन सब के पार्लियामेंट के बारे में, प्लस यूएसए का और यूके का, इन सब का, आपको रशिया का पार्लियामेंट का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, अब पूछा गया है यहाँ पे कि किसका है बांग्लादेश का, आपको बताना है। संसद जो है वो तो इंडिया का है, मजलिस जो है वो ईरान का है, ओके, सोगड़ू जो है वो भूटान का है और जातीय संसद जो है वो बांग्लादेश का है। ये जो जातीय संसद आप देख रहे हैं यही बांग्लादेश का है। सो हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा। नाउ द नेक्स्ट इज हाउ मेनी लोकसभा सीट्स डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस विन इन 2019 इलेक्शन? 2019 का जो इलेक्शन हुआ था, फ्री फेयर इलेक्शन, ये जो इलेक्शन हुआ था ये 7 फेज में हुआ था। टोटल 7 फेज में हुआ था, 11 अप्रैल से लेकर 19 मई तक, और टोटल वोटर टर्नआउट जो हुआ था वो 67% हुआ था। अब अगर मैं बात करूं तो आईएनसी ने कितने जीते थे? तो आईएनसी ने 52 जीते थे। ठीक है, अपोजिशन पार्टी बनने के लिए कितनी सीट्स चाहिए होती है? एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल सीट्स, यानी 55 चाहिए होती है। लेकिन आईएनसी ने कितनी जीती? 52 जीती। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए है।
नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस इनिशिएटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरिंग एंड स्टोकिंग फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स जो होती है खाद्यान्न की खरीद और भंडारण के लिए कौन सा संस्थान जिम्मेदार है। सो ICAR होगा या फिर SSAI, एपेडा या फिर FCI। तो इसका आंसर जो होगा वो FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये आंसर होगा। इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था 14 जनवरी 1965 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। FCI का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर भी आती है। ओके, नेक्स्ट इज which among the following can attend the meeting of both houses of parliament while not being a member of any house। किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है फिर भी ये मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, ये कौन है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया या फिर ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट या ऑप्शन 3 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दोनों हाउस में से कोई भी मेंबर नहीं हो और उस मीटिंग को अटेंड कर सके वो है भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसको लॉ ऑफिसर के नाम से भी जाना जाता है, लॉ ऑफिसर। और इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, इनका काम है कि ये बोल भी सकते हैं और पार्ट भी ले सकते हैं, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते, वोटिंग राइट्स नहीं होती इनके पास। ये बोल सकते हैं अगर कुछ सही या गलत लगा तो, लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं AGI के पास। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पास्ड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कब पास हुआ था, ये पास हुआ था, आंसर होगा इसका 1951, यानी ऑप्शन ए, ट्रिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये इंट्रोड्यूस किया था बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा, जो कि उस समय के लॉ मिनिस्टर थे। ठीक है, इनका मेन ये जो पीपल एक्ट है इसका मेन काम था इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में ध्यान देना। ठीक है, पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, स्टेट लेजिस्लेचर का जो इलेक्शन है उसके बारे में इसकी वजह के लिए ये एक्ट पास किया गया था 1951 में। नेक्स्ट इज लोकायुक्ता बॉडी इज, जो ये लोकयुक्त बॉडी है वो स्टैट्यूटरी एंड एडवाइजरी बॉडी है या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशियल बॉडी है या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी एंड जुडिशियल बॉडी है। लोकायुक्ता जो है वो बेसिकली नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है एंड एडवाइजरी बॉडी है, इसका काम है सलाह देना। ओके, ये बेसिकली एक एंटी करप्शन ऑम्बड्समैन ऑर्गेनाइजेशन है राजस्थान में, एंटी करप्शन के लिए। कहाँ पे, राजस्थान में है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NCM भी बोला जाता है। ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो सकता है, ये बेसिकली या तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा या फिर विधानसभा में इंट्रोड्यूस होगा, विधानसभा में। या ये जो है वो राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता और विधान परिषद में भी इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोकसभा, क्योंकि विधानसभा ऑप्शन में नहीं है, सो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट इज द पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जज इज गिवन फ्रॉम। देख सकते हैं इस पे 18 सेकंड लोगों ने लिया, लेवल 3 का क्वेश्चन है। ओनली 12%, 65% लोग जो है उनका गलत हो गया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। आता आंसर सबको है लेकिन होता क्या है, कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सैलरी की बात करूं, ये जो हाई कोर्ट है इनकी सैलरी में अगर जजेस जो है उनकी सैलरी की बात करें, अलाउंसेस की बात करें, तो वो कटता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। लेकिन जब बात पेंशन की आती है तो पेंशन स्टेट से नहीं कटता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस की बात करी गई है तो पेंशन कटेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। लेकिन अगर सैलरी की बात होती तो वही स्टेट में आंसर हो जाता। ओके, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हाई कोर्ट इज लोकेटेड आउटसाइड द स्टेट। सिक्किम का हाई कोर्ट सिक्किम में ही है, मणिपुर का हाई कोर्ट मणिपुर में ही है, हिमाचल प्रदेश का भी वहीं पे है, अरुणाचल प्रदेश का अरुणाचल में नहीं है। एक्चुअली क्या है, गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है, गुवाहाटी हाई कोर्ट, इसके अंदर आता है 4 स्टेट। ठीक है, सबसे पहले तो गुवाहाटी असम में है तो असम तो होगा ही। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आप देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज नागालैंड और उसके बाद आता है मिजोरम। ये 4 स्टेट आ रहा होता है इसमें, तो अरुणाचल का गुवाहाटी के अंदर आता है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट इज हु इज द पायनियर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ PIL, कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया। कौन है इसका पायनियर, किसने इसका रखा था, इस अवधारणा को लेकर आए थे। ठीक है,
देखते हैं ऑप्शन ए, जस्टिस एच जे कानिया, ये जो है हरिलाल जे कानिया, ये फर्स्ट सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस पी एन भागवती प्लस वी आर कृष्ण अय्यर, इन दोनों मिलकर PIL का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, ठीक है। RN प्रसाद कौन है? RN प्रसाद है फर्स्ट चेयरमैन ऑफ NCBC यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसके पहले चेयरमैन माने जाते हैं। सो हमारा आंसर होगा न्यायमूर्ति PN भागवती, जिन्होंने PIL का कॉन्सेप्ट दिया था। Now, the next is who among the following had the shortest tenure as the president of India? इसमें से कौन है जिनका टेन्योर सबसे छोटा रहा एज अ प्रेसिडेंट? देखिए, नीलम संजीव रेड्डी की बात करते हैं तो ये थे 1971 में इलेक्टेड और इनका इलेक्शन अनअपोज्ड हुआ था। जनरली क्या होता है, इलेक्शन का मतलब क्या होता है कि इलेक्शन होता है फ्री फेयर, कुछ का अपोज कुछ का सपोज, इनका अनअपोज्ड इलेक्शन हुआ था। ये 2 बार स्पीकर की तरह भी अपॉइंट हो चुके थे, ठीक है। उसके बाद बारी आती है जेल सिंह की, फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट टेन्योर के लिए प्रेसिडेंट बने थे। अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर्स के बने थे, एग्जैक्ट 2 ईयर नहीं बोलूंगी, अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर के लिए ये बने थे और इसके पहले वो बिहार के गवर्नर भी रह चुके थे, ठीक है। इन्होंने जामिया मिलिया, जो कॉलेज है जामिया मिलिया, उसके भी फाउंडर रहे हैं ये, और इनको 1963 में भारत रत्न मिला है। ये सारी बातें मैं जाकिर हुसैन के लिए कर रही हूँ। सो आंसर इज ऑप्शन डी। Next is, in the context of Sri Lankan civil war, what does the first T LTTE stand for? LTTE का full form क्या है? Liberation, L for Liberation, Tigers and Tamil Eelam, Tigers of Tamil Eelam, ये है आपका इसका फुल फॉर्म आता है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट टी का पूछा गया है तो फर्स्ट टी तमिल नहीं होगा, क्या होगा? टाइगर होगा। तो अपना आंसर जो होगा वो टाइगर्स, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और इसका बेसिकली स्टेब्लिश किया गया था, इसका पर्पस था तमिल स्टेट सेपरेट बनाना और एलम, तमिल एलम इन सब का सेपरेट स्टेट बनाना। सो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट? कौन सा आर्टिकल इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को डील करता है? सो आर्टिकल 62 की बात करें तो ये जो आर्टिकल है यही इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में डील करता है। ये जो आर्टिकल 263 है ये रिलेटेड टू है इंटर स्टेट काउंसिल यानी कि जिसको बोला जाता है ISC। आर्टिकल 352 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आर्टिकल 360 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। एंड आर्टिकल 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक अपने देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगाया गया है, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 262। नेक्स्ट इज, इन विच कंट्री वॉज द इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑम्बड्समैन फर्स्ट क्रिएटेड? यानी लोकपाल संस्थान इन पहली बार कहाँ बनाया गया था? ये पहली बार बनाया गया था 1809 में स्वीडन में बनाया गया था, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज, who was the first chairman of UPSC commission after India's independence? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर रोस बारकर, ऑप्शन सी HK कृपलानी या ऑप्शन डी RN बैनर्जी। अगर फर्स्ट चेयरमैन की बात करें तो ये है रॉस बारकर, लेकिन ये बिफोर इंडिपेंडेंस है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो पहले चेयरमैन है वो है HK कृपलानी और उसके बाद बने थे RN बैनर्जी। अभी आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि करंट चेयरमैन कौन है, एट प्रेजेंट हमारे चेयरमैन जो है UPSC के कौन है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? IMO जो है वो उसका कहाँ पे है, ये हेडक्वार्टर ये बताना है। लंदन में है, वियन्ना में है, पेरिस में है या फिर जेनेवा में है? इंटरनेशनल मैरीटाइम है तो मैरीटाइम का जो है वो है लंदन में, ओके। नेक्स्ट इज, who among the following is Ministry of State for Drinking Water and Sanitation? पूछा गया है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन कौन है? तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो वो है रमेश जिगाजिनागी,
ठीक है, रमेश जिगानागी ये होगा। आपको मुझे बताना है करंट मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, जल शक्ति का करंट मिनिस्टर कौन है, ये आपको मुझे कमेंट डाउन करके बताना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल ऑफ इंडिया। अभी बताया मैंने कि आईएससी यानी इंटर स्टेट काउंसिल आईएससी, ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 263, ठीक है, 263 से रिलेटेड है, ओके, एंड चेयर्ड बाय पीएम। ये इसका चेयरमैन कौन होता है, ये चेयरमैन होता है इसका पीएम, द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं प्लस यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं प्लस सीएम होता है और यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है। इसका एम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर और स्टेट्स का। सेंटर और स्टेट के बीच में आप सुनते होंगे हमेशा कन्फ्लिक्शन चलते रहता है, तो इन दोनों के बीच में वो करना, कोऑर्डिनेशन करवाने का काम जो है वो आईएससी का है, ठीक है। नेक्स्ट इज Which of the following article of the Indian Constitution describe the duties of CM? CM की ड्यूटीज के बारे में कौन बताता है, आर्टिकल 164, 165, 166 और 167। आर्टिकल 167 बताता है कि सीएम की ड्यूटी होती है कि वो गवर्नर को, सीएम की ड्यूटी होती है कि वो गवर्नर को हर चीज का अपडेट्स दे, जैसे कि सारी जितनी भी डिसीजंस लिए गए हैं, जितने भी प्रपोजल है लेजिस्लेशन के लिए, कोई भी नया कानून बनना है उसका प्रस्ताव अगर किया जा रहा है तो वो सारे के बारे में गवर्नर को अपडेट करना। सो ये हमारा आंसर होगा आर्टिकल 167 आपका आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज where the Center for Cellular and Molecular Biology, Indira Gandhi Center for Atomic Research and Vikram Sarabhai Space Center respectively located। देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो थोड़ा जूम कर देती हूँ। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सो सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये है आपका हैदराबाद में। कहाँ पे है, हैदराबाद में। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ये है कल्पक्कम यानी कि चेन्नई में, कर्नाटका नहीं है, ये चेन्नई है। एंड देन विक्रम साराभाई, इसके बारे में तो ऑलमोस्ट लोगों को पता होगा, बट ठीक है नहीं पता है तो थिरुवनंतपुरम यानी कि केरला में है, ठीक है। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, हैदराबाद, कल्पक्कम एंड तिरुवनंतपुरम। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। 3 लेक्चर्स और आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।